जी बेटे, देखो अब सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं ना कि अ मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर। एक इंसान है, वो क्या करता है, वो अपने दोनों चेयर और टेबल खरीदता है और उनको सेल करने की कोशिश करता है। अब सबसे पहले वो क्या है, वो दोनों को सेल करता है जी 1520 रुपीज के लिए। और इसके बाद हमें क्या है, इतने पे वो जब वो सेल करता है ना, तो उसको प्रॉफिट होता है 25% ऑन द चेयर, ठीक है जी, एंड 10% ऑन द टेबल। एक इंसान है, इतने रुपए में वो दोनों सेल करता है और उसको प्रॉफिट होता है 25% ऑन द चेयर एंड 10% ऑन द टेबल। पहले ये बताया हुआ है। उसके बाद क्या कहा हुआ है, उसके बाद आप लोगों को बोला है कि अगर वो, ठीक है, 1535 के ऊपर उसको सेल करता है तो उसको प्रॉफिट बनना चाहिए चेयर के ऊपर 10% और 25% प्रॉफिट बनना चाहिए टेबल के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है कॉस्ट निकालनी है चेयर और टेबल दोनों की। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लेट्स से कि जो कॉस्ट प्राइस जो उसने खरीदा है चेयर को, वो प्राइस मान लो एक्स है, और जिस प्राइस पे उसने टेबल परचेज किया वो लेट्स से वाई है। ठीक है जी। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या गिवन था, इन्होंने ये गिवन था कि 25% जो है वो चेयर के ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो देखो सबसे पहले वो 100% जो अपनी कीमत है यानी कि एक्स रुपीज वो तो वापस लेगा ही लेगा, और 25% वो ऊपर से कमाई करेगा, तभी तो उसको 25% प्रॉफिट होगा। मतलब टोटल वो कितने रुपए पे वो उसको पर सेल करेगा, 125% के ऊपर। तो जब हम इसको कॉस्ट में चेंज करते हैं, ठीक है जी, जब हम इसको किस में चेंज करते हैं, कॉस्ट में, तो हम परसेंटेज का जो है वो आपका नीचे 100 बन जाता है और ऑफ का बन जाता है मल्टीप्लाई। तो आपके पास आएगा 125/100 इंटू एक्स। इतनी जो है आपके पास सेलिंग प्राइस बन जाएगी। अब दोनों मैंने कटिंग कर दी 25 के ऊपर, तो मेरे पास आ गया 5/4 एक्स। ठीक है जी। ये जो है मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गई किसकी, चेयर की। इसके बाद अब नेक्स्ट जो है ना, हमने सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कैलकुलेट की है सिमिलर वे में। उन्होंने बोला था कि 10% इसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, तो हमने जो कॉस्ट प्राइस है टेबल की वो मानी थी वाई। तो सिमिलर वे में 100% प्लस 10% यानी कि 110% ऑफ वाई बन जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी 11/10, 11/10 वाई। तो ये हमारे पास दो जो है रिलेशन बन गए। ये थी चेयर की सेलिंग प्राइस और ये थी हमारे पास टेबल की सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। अब ऊपर क्वेश्चन में कहा क्या था, इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि अगर 25% और 10% जो आपका प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो दोनों को लगातार इकट्ठे बेचेंगे तो उसको जो कॉस्ट है ना वो होनी चाहिए आपकी 1520 रुपीज। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास सेलिंग प्राइस हमने चेयर की ऐड कर दी, टेबल की ऐड कर दी। तो जो इकट्ठा, जो जब हमने दोनों को सेल किया था तो हमने कितने रुपए पे सेल किया उसको, 1520 रुपीज। तो ये हमने रख लिया। इसके बाद क्या है, मैं ये डिनोमिनेटर नहीं चाहता कि मेरे नीचे ये डिनोमिनेटर आए। ठीक है, ये 4 और जो 10 है ना वो नीचे आ रहा है, वो मुझे नहीं है ठीक लग रहा। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी 40 के साथ, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ आ ही ना। ठीक है। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे 20 के साथ करना चाहिए था, क्योंकि अगर 20 के साथ करता तो और आसान हो जाता, क्योंकि एलसीएम लेते हैं हम। लेकिन मैंने सीधा 40 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो तब भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब उसके बाद 40 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, ठीक है, 50 नहीं आएगा इसको, सॉरी हाँ 50 ही आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, इसको अगर आप 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है जी, तो 4 और 40 कैंसल, यहाँ पे बचेगा ओनली एंड ओनली
10। 10 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बना 50। सिमिलरली इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जीरो के साथ जीरो कट, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा 44y। और इसको अगर 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास बनेगा 60,800 रुपीज। तो ये सारा जो है ना, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी केस टू की। अब केस टू में क्या था? केस टू में इन्होंने बोला था कि चेयर के ऊपर 10% प्रॉफिट होना चाहिए और टेबल के ऊपर 25% जो है प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी। एक बार स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लो दोबारा से, क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ेगी हमें दोबारा से। ठीक है जी। इसके बाद बढ़ते हैं केस टू के ऊपर। अब केस टू में इन्होंने क्या कहा था कि 10% प्रॉफिट होना चाहिए शेयर के ऊपर, तो सिमिलरली 100 + 10 110 बनेगा। और परसेंट का हम नीचे क्या लगा देते हैं, 100, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ। तो ये जो है हमारी सेलिंग प्राइस आ गई किसकी, चेयर की। सिमिलरली उन्होंने कहा था 25% जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए था टेबल के ऊपर। तो इस तरीके से हमारे जो सेलिंग प्राइस है टेबल की वो बन जाएगी 5/4 ये जो है सेलिंग प्राइस आ गई हमारे पास टेबल की। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो है उन्होंने क्या कहा था वो देखो। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा था कि जो टोटल प्राइस है वो होनी चाहिए 1535। ठीक है जी। तो ये 1535 के इक्वल आएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे कर दी है। हमने सेलिंग प्राइस ली। ठीक है जी। हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस ली चेयर की, टेबल की, और दोनों का जो इकट्ठा आएगा सम वो कितना आना चाहिए, 1535 आना चाहिए। ठीक है जी। अब सिमिलरली यहाँ पे भी नीचे 10 और 4 बन रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जी 40 के साथ। अब दोनों को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई किया, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, बच गया 4। 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 44। और सिमिलरली ये 4 और 40 कैंसिल हो गए, बच गया 10। तो 10 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बचेगा 50। और 1535 को जब मैं 40 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनता है 61,400। ठीक है जी। ये सारा बनता है। एक बार मैं आपके कमेंट्स चेक कर लूँ, शायद आप टेक्स्ट कर रहे हो। जस्ट एक मिनट, कहाँ गया? ओके जी। शुभम बोल रहे हैं दोबारा समझाओ जी। ठीक है बेटे, देखो शुभम, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, मैं वो आप दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी समझ ना लगे, फ्री फील टू कॉल मी। बट कॉल करोगे तो 12 o'clock के बाद ही करना। ठीक है जी। अब इसके बाद, ठीक है जी, यहाँ तक जो है हमने कर लिया था। इसके बाद क्या करना है देखो, मैंने क्या किया, मैंने जो इक्वेशन नंबर वन है देखो, ये था, ये रही इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर वन, क्या है, 50x + 44y इज इक्वल टू 6800। ये सेम इक्वेशन मैंने नीचे लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी। बिल्कुल नीचे वाले में ये। तो ये मैंने कुछ नहीं, बस इस इक्वेशन को जो है वो दोबारा से, ठीक है जी, दोबारा से बस इसको लिखा है और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब अगर ये दोबारा से लिखा है, ठीक है, तो इसके पीछे आगे इसके क्या करना है। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने एक बार दोनों को ऐड किया है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। जब मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास ये आंसर आया, 44 और 50 94, 44 और 50 94। और इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरा इतना आ गया। ठीक है जी। अब ये सारे ना 94 के ऊपर जो है वो डिविजिबल हो रहे थे, तो मैंने सबको जो है 94 के साथ डिवाइड कर दिया। सबको 94 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ गया ये। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने किया था इनको ऐड, इसके बाद हम करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट। इन दोनों को मैंने माइनस किया है। ठीक है जी। जब दोनों को माइनस किया, ठीक है, याद रखना, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस किया मैंने। ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो मेरे पास आया 6x।
दोनों को माइनस करेंगे 6 ही आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे -6 आएगा, तो मैंने -6 y लिख दिया। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो मेरा -600 आया है। ठीक है जी। अब मैंने देखा कि यहाँ पे जो जितने भी पूरी इक्वेशन है वो सारी की सारी जो है वो 6 के ऊपर डिविजिबल है, तो मैंने 6 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 4। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों के x के कोफिशिएंट और दोनों के y के कोफिशिएंट क्या है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है ना जी। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बार दोनों को क्या किया है, ऐड किया है। दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों को ऐड करूंगा, x और x बन गया 2x, y और y, ठीक है, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो वो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है जी, तो 1300 और -100 दोनों को ऐड करेंगे तो 1300 -100 कितना होता है, 1200। और 2 और 12 कट गए, बचा क्या, 6। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 600, मतलब कॉस्ट ऑफ चेयर जो है वो हमारी 600 आ चुकी है। अब इसके बाद मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। तो जब मैं x में से x माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब y माइनस माइनस वाई, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा 2y। ठीक है, y था, माइनस कर रहा हूं, -y, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बच जाएगा, तो y प्लस वाई जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2y। तो सिमिलर वे में मैंने इन दोनों को माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1400। तो 2 और 1400 एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, y की वैल्यू जो है मेरे पास वो बन गई 700। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जी सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करने से पहले, ठीक है, एक बार आप सारे जो है रीड कर लो सेकंड क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन अच्छे से देख लो। अगर किसी को पहले क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो जी। चैट बॉक्स ओपन है। जी बेटे, नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो स्टेटमेंट है वो पहले वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने कहा है कि आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर with a uniform speed, there is some defect in train engine, and therefore its speed is reduced to 4 by 5 of original speed। मतलब ये क्या कहते हैं, ये एक ट्रेन की बात करते हैं। अब इस ट्रेन में जो है वो ट्रेन इंजन जो है वो ट्रेन इंजन फेल हो जाता है। ठीक है, ट्रेन इंजन की फेलियर के कारण या बोल दो किसी डिफेक्ट के कारण जो ट्रेन है ना वो पहले 30 किलोमीटर पे तो सही चलती है, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद उसकी जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 4/5। मतलब अगर उस ट्रेन की जो स्पीड आप वी लेके चल रहे हो, ठीक है, तो बाद में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो जो स्पीड है वो आपकी हो जाएगी 4/5 वी। ठीक है जी, इस बात का यहां से ध्यान रखना। इसके बाद आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं consequently the train reaches its destination late by 45 minutes। मतलब देखो अब स्पीड कम हो गई थी, ठीक है, डिफेक्ट के कारण। अगर स्पीड कम हो चुकी है, अगर स्पीड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो स्पीड कम होने के कारण जो है वो थोड़ा लेट पहुंचेगी। तो ट्रेन जो है कितना लेट पहुंची है, वो पहुंची है 45 मिनट्स लेट पहुंची है। ठीक है जी। तो पहले आगे क्वेश्चन आप पढ़ते हुए हम इसी क्वेश्चन को जो है इसकी जो स्टेटमेंट है वो बनाएंगे। ठीक है जी, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड लेट कर लो कि वो v है जी। तो ओरिजिनल स्पीड हमने v मान ली, और जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने कैपिटल D मान लिया। ठीक है जी। इनके अकॉर्डिंग पहला केस, अभी पहला केस ही कर रहे हैं, दूसरा केस हमने अभी पढ़ा भी नहीं है। तो पहले केस में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि 30 किलोमीटर चलेगी उसके बाद डिफेक्ट है, और तब वो स्पीड कितनी हो जाएगी, 4/5 ऑफ v। ठीक है जी। तो पहले 30 किलोमीटर के लिए टाइम हमें कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हुए डिस्टेंस था हमारा 30, स्पीड थी हमारी v,
ठीक है, फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम, आगे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। तो हमारी जो टाइम है वो 30/v आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, टोटल डिस्टेंस था d, 30 किलोमीटर चल गई है वो, तो बाकी का डिस्टेंस कितना बचा? बाकी का डिस्टेंस बचा आपका d-30, है ना जी। तो अब जब d-30 डिस्टेंस बचा है आपका, ठीक है, तो अब वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? वेलोसिटी घट के हो चुकी है 4/5v, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस के लिए, ठीक है, कि बाकी जो डिस्टेंस बचा है ना, बाकी जो डिस्टेंस बचा है, ठीक है, क्या कहते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? डिस्टेंस का ही फॉर्मूला, अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लगाया। जी देखो शुभम, पता है क्या बात है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा लोगे, लेकिन पता क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में ना टाइम की बात की गई है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो एक मिनट, अगर मैं ऊपर बात करूं, देखो इन्होंने हमें दिया क्या है वो देखो ना। इन्होंने हमें बोला गया है कि जो टाइम है ना वो 45 मिनट लेट है, तो टाइम की बात की गई है तो इसीलिए हम टाइम लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे टाइम की जगह स्पीड की बात की होती तो हम स्पीड की बात करते। अगर इन्होंने बोला होता कि डिस्टेंस की बात की होती तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लेते, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टाइम के बारे में बोला है, तो इसीलिए हम जो है वो टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम को ही लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी यहां तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसको क्या किया, मैंने सिंपलीफाई ही किया है। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है ना, तो वो ऊपर चला जाता है और वो बन जाता है न्यूमरेटर। तो मेरा जो है फाइनल इतना बन गया, किसका? टाइम का, फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। 30 किलोमीटर के लिए अलग था, 30 किलोमीटर के लिए बाद के लिए ये बना है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि मान लो अगर उस ट्रेन में कोई डिफेक्ट ही ना होता, इंजन उसका बिल्कुल सही काम करता, ठीक है जी, तो उसको कितना टाइम लगना था? तो उसको टाइम लगना था, टोटल डिस्टेंस है d, ठीक है, वेलोसिटी थी v, v चेंज ही नहीं करनी थी क्योंकि डिफेक्ट ही नहीं लाना था, तो तब टाइम होना था d/v, ठीक है जी। इतना जो है वो टाइम लगना था, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है कि अब आपका जो है ना, देखो 45 मिनट ज्यादा लगे हैं। तो पहली बात, 45 मिनट की बात हुई है, तो 45 मिनट को पहले हम जो है आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 45/60 आ जाएगा, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। दोनों को कटिंग किया, यहाँ पे मैंने करके भी शो किया हुआ है, ठीक है। दोनों को कटिंग किया तो हमारे पास 3/4 आवर्स बच जाएगा। तो पहली बात तो ये याद रखो कि अब जो डिले हुआ ना टाइम का, वो आवर्स में 3/4 आवर्स है, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देखो पहले 30 किलोमीटर के लिए टाइम लगा, ठीक है जी, प्लस 30 किलोमीटर के बाद वाला टाइम, वो किसके इक्वल आना चाहिए था? वो इक्वल आना चाहिए था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि 45 मिनट्स जो हैं वो ज्यादा लगे हैं, तो 45 मिनट हमने इस डिस्टेंस में जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। अब 45 मिनट्स आवर्स में 3/4 आवर होते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता ही दिया। तो ये जो है ना, ये हमारी इक्वेशन बन गई। लेकिन इस इक्वेशन में मैंने सिंपलीफाई किया है, यहाँ पे सबके नीचे जो है वेलोसिटी आ रहा था, नीचे वेरिएबल आ रहा था, तो मैंने पूरी इक्वेशन को v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब सबको v के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो इसको v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v के साथ कट जाएगा, v के साथ कट जाएगा, v के साथ कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे v है नहीं तो इसके साथ v आ जाएगा। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन, इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बाकी की जो स्टेटमेंट है, जो बाकी की बची हुई स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। अब यहां पे देखो इन्होंने क्या कहा था आगे, कि देखो जी 45 मिनट तक हम पढ़ चुके थे, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे इन्होंने क्या बोला है कि हैड इट हैपेंड 18 किलोमीटर मोर, मतलब अगर डिफेक्ट जो है ना वो ट्रेन में 30 किलोमीटर की जगह, 30 किलोमीटर में 18 और ऐड कर दो, यानी कि 48 किलोमीटर के बाद अगर इसमें डिफेक्ट आता, ठीक है जी। अभी जो डिफेक्ट आया था वो 30 किलोमीटर के बाद आया था। ये बोलते हैं कि अगर ट्रेन 18 किलोमीटर और चलती, मतलब जो डिफेक्ट आना था वो 48 किलोमीटर के बाद आना था, है ना। तो उसके बाद उसने क्या करना था, उसने जहां पे पहुंचना था ना ट्रेन में, वो अब 9 मिनट पहले पहुंचती, पहले वाले टाइम से। मतलब देखो अब डिले कितना हुआ था, 45 मिनट का, है ना। तो अगर 18 किलोमीटर और सही से चल देती ट्रेन, और उसमें डिफेक्ट 48 किलोमीटर बाद आता, तो उसका जो डिले इन टाइम है ना, वो 45 मिनट्स में से 9 मिनट्स कम हो जाता। मतलब 45
माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 36। तो मतलब अब जो डिले है ना वो आना था 36 मिनट्स का। ठीक है जी, इतनी बात समझो। अब वो बोलते हैं कि इसके बाद ट्रेन और ट्रेन की स्पीड और जो डिस्टेंस है ना वो निकालो। तो यहाँ पे ये समझो पहले, ठीक है, कि 18 किलोमीटर के बाद डिफेक्ट आना था, यानी कि 48 किलोमीटर के बाद टोटल में। और 99 मिनट अर्ली कर रहा है। 9 मिनट अर्ली मतलब 45 मिनट में से 9 मिनट माइनस कर दोगे, दैट इज 36। तो 36 मिनट का डिले यहाँ पे अभी भी आएगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट, जसवीर जी हिम्मत करो। एक सेकेंड। जी, तो अब हम इसकी जो है ना इक्वेशन बनाएंगे। अब इक्वेशन के बाद क्या है देखो, सबसे पहले, अब जो डिफेक्ट है ना वो 48 किलोमीटर के बाद आया है। तो सिंपल सी बात है, जो टाइम लगेगा टू कवर 48 किलोमीटर वो होगा 48/v, जैसे पहले 30/v था, सेम प्रकार से। अब नेक्स्ट 48 किलोमीटर के बाद कितना डिस्टेंस बचा, d-48। और उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड तो सेम ही कम हुई है, पहले भी 4/5v था, अब भी 4/5v है। तो ये 5 मैं ऊपर ले गया, तो इसका बन गया ये वाला रिलेशन। ठीक है जी। अब डिले की बात करते हैं। देखो 48 मिनट्स जो है वो पहले डिले हुआ था, लेकिन अब इन्होंने बोला कि 9 मिनट्स अर्ली होगा, मतलब 36 मिनट्स डिले होगा ओनली। ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया वैसे ही सेम वे में। अब इसके बाद क्या है, इसको ना हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 36 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 3/5 आवर्स। ठीक है। इस सब को मैंने सेम वे में इक्वेशन बना ली जैसे हमने पहले बनाई थी। देखो पहले 48 किलोमीटर का जो हमारा टाइम है वो 48 के बाद वाला, इट शुड बी इक्वल टू टोटल टाइम। लेकिन बीच में डिले आया है, कितना डिले आया है, 3/5। ठीक है, आवर्स का जो हमने अभी निकाला, यानी कि 36 मिनट्स का। ठीक है जी। इसके बाद ये सारा डिले होने के बाद आगे क्या है, हमने इस इक्वेशन को सेम वे में सिंपलीफाई किया है जैसे हमने पिछले वाली इक्वेशन को सिंपलीफाई किया था। नीचे सबके v है, तो मैंने क्या किया, सबको v के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। सबको v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया यहां तक। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी जो ऊपर बनी थी वो सेम दोबारा से लिखी है। ठीक है जी। अब वो सेम दोबारा से लिखी है, इसके बाद मैंने दोनों को किया माइनस। 48 और 30 दोनों को माइनस किया 18। इन दोनों में देखो 5/4 जो है ना दोनों में आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन में भी और नीचे वाली इक्वेशन में भी। तो 5/4 जो है वो कॉमन निकल गया। बाकी जो बचा मेरे पास d-48 और d-30, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। सेम वे में ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों में जो है v जो है वो कॉमन आ गया। ठीक है जी। इन दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। अब d-d तो जीरो ही होता है, तो इस इधर मैंने +0 बस लिखूं चाहे ना लिखूं, अंडरस्टूड है वो तो। ठीक है जी। इसके बाद ये करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे, d-d 0, -48, और यहाँ पे -30 माइनस हो रहा है तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे। तो -48 और +30 ये बन गया -18। ठीक है जी। इन दोनों का मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब यहाँ में से 18 और यहाँ पे से 18, दोनों मैंने 18 को क्या निकाल लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे जो है वो बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 5/4, और साथ में जो माइनस था वो साथ में ही बचेगा। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास बचेगा -3। इन दोनों को मैंने एलसीएम लेके माइनस किया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4-5। 4-5 बचता है आपके पास -1। तो यहाँ पे इन दोनों की कटिंग की है बस। 4 को 20 के साथ कट किया, बचेगा 5। 3 जो है वो 18 के साथ कट हो गया, बचेगा 6। तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 6 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास जो है ना वो फाइनल वेलोसिटी आ गई विच इज 30 किलोमीटर। ठीक है जी। अब इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को मैंने ज्यादा कुछ नहीं,
बस जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी उसमें पुट किया है। तो यहाँ पे v था, v की वैल्यू मैंने 30 पुट कर दी। सबके नीचे ना यहाँ पे और यहाँ पे 4 आ रहा था, ये कटिंग अभी छोड़ दो, यहाँ पे 30 ही लिखा हुआ है, कटिंग मैंने की नहीं। ठीक है, 30 ही है, 15 को मत लिखो, यहाँ पे 30 ही लिख लो। ठीक है, दोनों के नीचे 4 आ रहा था तो मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों 4 के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जिसके साथ 4 नहीं है ये दोनों, इनके साथ 4 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होके साथ में आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी सारा सेम है। अब यहाँ पे बचा 5 × d−30, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया, 5 को d के साथ मल्टीप्लाई किया 5d, 5 को -30 के साथ मल्टीप्लाई किया -150। अब इसके बाद 120 और -150 दोनों को ऐड किया -30, -30, 30 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा 120। 4d यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वो उधर लेके जाऊंगा तो 5d में से माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 निकाले बचेगा अकेला d। तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस है वो मेरे पास अब आ गया है जी 120 किलोमीटर। यहां तक ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं, मैंने आप लोगों की वैसे अटेंडेंस ले ली है। ठीक है जी, तो थैंक यू। अब एक और क्वेश्चन बचता है वैसे हमारा, ठीक है, एक और डाउट है, लेकिन अब टाइम जैसे कि ओवर हो चुका है तो वो हम नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे।